हेलो स्टूडेंट्स, हम आज एक अकाउंट का फाइनल अकाउंट का पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है वो लेने जा रहे हैं। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है वो मैंने कल फॉरवर्ड कर दिया है। द क्वेश्चन इज शर्मा एंड वर्मा। तो इस क्वेश्चन की 2-3 खासियत हैं। इसमें हम अलग अलग वेराइटीज़ के एडजस्टमेंट देख पाएंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चुना है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में जो हम देख रहे हैं वो सबसे पहले डेबिट साइड पढ़ूंगी मैं। पूरा क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेना सबसे ज़रूरी होता है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, परचेसेस, सैलरीज, अनप्रोडक्टिव वेजेस, कैरेज, रॉयल्टीज, फ्राइट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैंड्री डेटर्स, फर्नीचर्स, लीज और प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट, traveling expenses, advertisement for 3 years, bad debt, discount allowed, cash in hand, capital account। अब मैं जो क्रेडिट साइड है वो पढ़ने जा रही हूँ। कैपिटल अकाउंट, शर्मा एंड वर्मा, सैंड्री क्रेडिटर्स, रेंट रिसीव्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सेल्स। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो पढ़ रही हूँ मैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, stock on hand 31st March 2013 was at cost 38,000. Provide RDD at 5% on sundry debtors and the reserve for the discount on debtors at 3%. Good worth rupees 5,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 4,300. Rent of rupees 800 is still receivable from a जो tenant है उससे अभी तक मिला नहीं है। ठीक है। उसके बाद में डिप्रिसिएशन फर्नीचर एट 12% पर एनम। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के बाद में सबसे पहले हम किस तरह से इसकी तरफ जाएंगे ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में बताया है। हम ड्रॉ करते समय सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करते हैं और बैलेंस शीट। जैसे कि इस क्वेश्चन में वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, इसीलिए ये हमारे पास बनाने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करते हैं तो उस समय ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट साइड में लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। उसके तुरंत नीचे आता है परचेसेस, कैरेज, रॉयल्टीज, फ्राइट। अब यहाँ प्रश्न ये कि ये जो मैंने सारा कुछ लिखा है ये इसलिए लिख पा रही हूँ क्योंकि मैंने स्पेसिमेन समझ लिया है। यदि आप क्वेश्चन का या फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जानते हैं तो ये आपके लिए बस चुटकियों का काम है। उसके बाद हम क्रेडिट साइड में जाएंगे। हमारे पास जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं टोटल 2,26,750। ये हम क्रेडिट में लिख देंगे। उसके बाद में अब देखेंगे कि क्या कुछ और है। तो हमारे पास सबसे पहले हमको जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमेशा कहाँ मिलता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पर हम 38,000 नीचे देख पा रहे हैं, ये हम लिख देंगे। उसके बाद में अब हमारे पास में एक 3rd नंबर का एडजस्टमेंट है। ठीक है, उसमें दिया हुआ है कि गुड वर्थ रुपीज 5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग से आपका नुकसान हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे केवल 4,300 रुपये लौटाए हैं। इस हिसाब से हमारे पास जो 5,000 का नुकसान है वो एक्चुअली जो स्टॉक है वो बिका नहीं है। ठीक है, अगर वो बिक गया रहता तो वो किस में आ जाता? सेल्स में आ जाता। क्योंकि वो बिका नहीं है इसीलिए हमको उसको पहले मेंशन करना पड़ेगा कि अब ये हमारे बिजनेस में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अब हम लोग गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर को कहाँ पर लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड में। और वैसे भी हमारा जो नियम है वो है ही कि जो लॉस होता है वो हमेशा कहाँ जाता है? जो क्रेडिट साइड में जाता है, तो इसलिए वो चला जाएगा। अब उसके बाद में लास्ट हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले दोनों साइड की टोटल की जाएगी। टोटल करने के बाद में आप देखिए क्रेडिट और डेबिट का टोटल जो है, तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है 2,69,750। अब उसको माइनस करने के बाद में हमारे पास जो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आया है 61,650। इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत दूर नहीं है, उसी कॉलम के नीचे में ही है, क्रेडिट साइड में, है ना। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी सीखा हुआ है कि हम एक ही फॉर्मेट में बनाते हैं, उसके लिए अलग से लाइनिंग नहीं करनी होती है, इस तरह से। तो अब हम मेन एडजस्टमेंट की ओर जाते हैं। हम जानते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखना शुरू कर चुके हैं, उसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया है। अब उसके तुरंत बाद हम लिख रहे हैं क्या करना होता है, या तो आप पूरा अटेंड करें डेबिट या तो पूरा अटेंड करें क्रेडिट।
तो क्योंकि क्रेडिट में थोड़ी चीज़ें होती हैं तो हम पहले क्रेडिट लेते हैं। तो क्रेडिट में देखेंगे, क्रेडिट साइड में आपके पास एक ही बात दी हुई है जो आपके ट्रायल बैलेंस में, और वो है रेंट रिसीव्ड। क्या दिया हुआ है? रेंट रिसीव्ड। तो जो रेंट रिसीव्ड है वो दिया हुआ है 3500, लेकिन वहाँ एक नीचे 4th नंबर का एडजस्टमेंट है, ठीक है, और उस एडजस्टमेंट में वो बोल रहा है रेंट ऑफ 800 इज स्टिल रिसीवेबल फ्रॉम द टेनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी तक हमको क्या हुआ है? मिला नहीं है। इट इज स्टिल अ रिसीवेबल, अब तक मिला नहीं है, इसीलिए अब वो जो रेंट है उसके साथ में जुड़ जाएगा। अगर वो बोलता प्रीपेड है तो हम माइनस करते, क्योंकि वो अभी तक मिला नहीं है, मतलब हमको मिलेगा, है ना। जब कोई चीज़ हमने किसी चीज़ के लिए पहले आपने कोई भी काम करके रखा है, आपने किसी चीज़ को दे के रखा है, तो नेचुरली आप उसके ऊपर क्या लोगे? रेंट लोगे ही। तो यहाँ पर रेंट रिसीव्ड कितना हो गया? 3500, और उसमें 800 प्लस करने के बाद में 4300। अब ये एक बात बहुत अच्छे से लॉजिकली ध्यान रखिए कि आपका अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो लायबिलिटीज़ है, और अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो इट इज़ योर एसेट्स। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम रेंट को डबल, यानी कोई भी एडजस्टमेंट को 2 बार लिखा जाता है, तो हम जब सेकेंड टाइम लिखेंगे तो वो कहाँ लिखने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं एसेट्स में। ओके, और यही यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है तो हम लायबिलिटीज़ में इसको दूसरी बार शो करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास आगे जो क्वेश्चन है हमारा, हम नॉर्मली जानते हैं सैलरीज में एडजस्टमेंट होते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। सैलरी में जनरली आउटस्टैंडिंग होता ही है, वेजेस में जनरली आउटस्टैंडिंग होता ही है। तो सैलरीज हो गई। उसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है प्रोडक्टिव शब्द से रिलेटेड। अगर आपके पास सिर्फ प्रोडक्टिव वर्ड आता, तो यदि आपके पास आता प्रोडक्टिव वेजेस, तो वो डेफिनेटली कहाँ जाता? ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पर दिया हुआ है अनप्रोडक्टिव, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुत्पादक, ठीक है। हम प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसको हम कहाँ लिख रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो सैलरीज है, अनप्रोडक्टिव वेजेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। अब उसके बाद में जो मैंने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। एडवर्टाइजमेंट और 3 ईयर्स का मतलब है कि आपने एक विज्ञापन बनाया, उसका लागत आया 4275 रुपीज़, ठीक है। इस खर्चे को उसके साथ में एडिशन किया हुआ है 3 ईयर्स के लिए है, यानी आपने आगे आने वाले 3 सालों का सोचकर इस खर्चे को किया है। तो हम दिखाते समय भी इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो इसीलिए अगर वहाँ 2 लिखा रहता तो डिवाइडेड बाय 2 होता, बिकॉज यहाँ पर 3 दिया है, तो 4275 को हम 4000 जो 300 है उसका जो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है, हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो 4275 डिवाइडेड बाय 3, आगे आपका आंसर 1400, आपका जो आगे आंसर 1425, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है 1425, ये जो अमाउंट है सिर्फ इतनी ही अमाउंट हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे, और जो इनर कॉलम है उसमें हम दिखाएंगे 2850 एज अ प्रीपेड। आने वाले सालों का खर्चा हमने पहले कर दिया। अब उसके बाद में है जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इसी कैटेगरी में या इसी कॉलम में, वो है हर क्वेश्चन में होता है RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपका पैसा डूब सकता है, आप एक रिजर्व फंड बनाते हैं या एक प्रोविज़न बनाते हैं, और उस प्रोविज़न में यहाँ सारी अमाउंट को दिखाना है। तो इस प्रोविज़न के लिए हमारे पास जो RDD अमाउंट है वो कैलकुलेशन के लिए है। सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड RDD एट 5% ऑन सैलरी डेटर्स एंड द रिजर्व फॉर डाउट डिस्काउंट ऑन द डेटर्स एट 3%। सबसे पहले ढूंढिए क्या बैड डेप्ट है। बैड डेप्ट है, यस, द बैड डेप्ट 1425। इस ओल्ड बैड डेप्ट को जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, इट्स आवर ओल्ड बैड डेप्ट। इस ओल्ड बैड डेप्ट में हम सबसे पहले ऐड करते हैं न्यू बैड डेप्ट। इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे न्यू RDD। न्यू RDD क्रिएट करने के लिए या बनाने के लिए हमको लेना होता है डेटर्स। 40,000 के डेटर्स हैं। कितने थाउजेंड के? 40,000 के। इस 40,000 के डेटर्स को हम इनटू करेंगे 5 के साथ। आंसर इज 2000। 2000 RDD के रूप में अब जुड़ जाएगा। अब हमारा हो गया न्यू RDD
2000, ओल्ड बैड डेप्ट इज द 1425, और अब उसको टोटल करके हम लिख देंगे। अभी यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका डिस्काउंट ऑन डेटर दिया है, सामने वाला आपको पैसा लौटाने आता है, आप अच्छे मूड में हैं, आप सोचते हैं चलो ठीक है पैसा मिल रहा है, तो पैसा लेते समय आप उसको 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये कम ले लेते हैं, 100 रुपये कम ले लेते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं लाखों रुपए डिस्काउंट दे देते हैं। ऐसे समय पर हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले मेन डेटर लेंगे, आपका मेन डेटर का अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 40,000। 40,000 में आप सबसे पहले अगर वो न्यू बैड डेप्ट है तो वो माइनस करो, न्यू आरडीडी है वो माइनस करो कैलकुलेशन के बाद का, और फिर जो अमाउंट आएगा उस पर आप डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमने यही किया। अब जाकर हमारा डिस्काउंट ऑन डेटर्स आ रहा है, जो अमाउंट है वो आ रही है 1140। ओके, तो ये यहाँ पर आपका जो है उसको अलग से मेंशन करना है, उसको जोड़ना नहीं है, उसको आपके आरडीडी या बैड डेप्ट के साथ में जोड़ना नहीं है, ठीक है, उसको अलग से दिखाइए। अब इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ ऐसा ये नहीं है, आपके पास ऑलरेडी डिस्काउंट अलाउड करके एक 800 दिया हुआ है। बहुत सारे लोग कंसेप्ट में क्या करते हैं, डिस्काउंट सोच के जोड़ देते हैं, लेकिन आप उसको ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको अलग से दिखाना ठीक रहता है, नियम में ही है वैसा। आगे दिया हुआ है हमारे पास एक छोटा सा एडजस्टमेंट जिसमें हमको लॉस हुआ है। लॉस कैसे हुआ है देखिए, 5000, ओके, 5000 में हमको क्लेम मिला है 4300 का, तो हमारा नुकसान कितना हुआ 700 का। ये 700 को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बाय फायर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा लॉस बाय फायर कितना हो गया 700, ये हमने मेंशन कर दिया। अब ये 700 मेंशन होने के बाद में अब इस कैलकुलेशन को एक बार हमको दिखाना है एसेट्स में। एसेट्स में हम बोलेंगे कि हमारा जो क्लेम है वो रिसीव्ड हो गया, ठीक है, कितना रिसीव्ड हो गया 4300। तो ये क्लेम जो हमारा रिसीव हुआ है वो एसेट्स में क्यों आ रहा है, इतने पैसे हाथ में आएंगे, नुकसान 5 का था, एक्चुअली नुकसान कितना हुआ है सिर्फ 700, क्योंकि बाकी के पैसे तो क्लेम ने दे दिया हमको। इस तरह से ये एक अपने आप में एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो 3 बार दिखाया जाता है, ठीक है। जनरली हम हर एडजस्टमेंट को 2 बार दिखाते हैं, 2 साइड्स में लिखना होता है ना, लेकिन इस एडजस्टमेंट को हम कितने बार दिखाते हैं 3 बार। अब इसके एक एडजस्टमेंट है वो है डिप्रिसिएशन फर्नीचर पर। हमारी फर्नीचर की अमाउंट है, फर्नीचर की टोटल अमाउंट दी हुई है यहाँ पर 20,000। इस 20,000 का हमको सिंपल 12% निकालना है 2400, वो भी हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है वापस फिर से डेबिट और क्रेडिट के साथ में तैयार है। दोनों साइड की टोटल करनी है, क्योंकि आपको थोड़ी मालूम होता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उस समय हमको दोनों साइड की टोटल करनी है। यदि क्रेडिट ज़्यादा आता है, द क्रेडिट इज मोर दैन द डेबिट, इट्स अ प्रॉफिट। इफ द डेबिट इज मोर दैन द क्रेडिट, इट्स अ लॉस। तो यहाँ पर भी हमको प्रॉफिट हो रहा है। हमारा टोटल जो आया है क्रेडिट का वो है 65,950, और इस हिसाब से हमारा जो टोटल है डेबिट साइड का वो लेने के बाद में हमारा नेट प्रॉफिट के रूप में आ रहा है 32,910। इसका मतलब 32,910। अब इसको हम लोग उनकी जो पार्टनरशिप का जो रेशियो है उसके हिसाब से बांट देना होता है, ठीक है। आप ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं बांटते हो, आप किसको बांटते हो, नेट प्रॉफिट को बांटते हो। तो यहाँ पर हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट आया हुआ है 32,910। अब इसको 2 भागों में बांट दिया है ना। अब यहाँ पर इनका रेशियो क्या है, तो वो बोल रहे हैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया था, द कंसिडरेशन, द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, द आफ्टर डेट, द पार्टनर्स शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। उनके कैपिटल रेशियो से बांटना है, तो है ना। तो उनका कैपिटल कितना है 90,000 और 60,000। इसको स्मॉलेस्ट रूप में जब हम लोग लेके जाएंगे तो हमारा आ रहा है 3 और 2 का रेशो, ठीक है। तो 3:2 का रेशो, इसका मतलब हुआ कि एक व्यापार के 5 हिस्से हैं, 5 में से 3 एक पार्टनर के पास में है और 5 में से 2 एक पार्टनर के पास में है। इस तरह से उसका हिसाब लगाया जाता है ना। इसको मैंने क्लास में अक्सर बच्चों को रोटी का एग्जाम्पल देके समझाया है कि जब एक रोटी है उसके 2 हिस्से हो गए तो वो इक्वल हो जाता है, उसके 4 हिस्से हो गए तो वो 1/4 बढ़ जाता है, फिर उसी में से 3/4, 1/4, 2/3, 3। तो ये यहाँ जो नीचे का जो भाग किया जाता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आ गया दोनों के लिए, जो शर्मा के लिए और वर्मा के लिए 19,746,
13,164। इस हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पर अब हमारे पास में नेट प्रॉफिट रेडी है। इस नेट प्रॉफिट को क्रिएट करने या बनाने के लिए हमारे पास एक और एक ऑप्शन होता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट। हम कैपिटल अकाउंट में भी जाकर इन सारी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड बातें नहीं दी हैं, इसीलिए हम इसको शॉर्टली ले रहे हैं और डायरेक्टली हम बैलेंस शीट की ओर जा रहे हैं। जब हम बैलेंस शीट की ओर जाते हैं तो इस बात के हम जब बोर्ड में बनाते हैं तो बहुत आसान होता है एक एक कॉलम वाइज समझाते जाना, है ना। मैं सेम टाइम पे एसेट्स भी लिख देती हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास एसेट्स में तीनों वेराइटीज़ होनी चाहिए, या होती है हर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल, करंट कैपिटल और लिक्विड। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में जो अवेलेबल है उसमें सबसे पहले हमारे पास में है, जब हम स्टार्टिंग से देखने जाते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले है डेटर्स। ठीक है, तो सैंडी डेटर्स पे ऑलरेडी हमने एडजस्टमेंट की है, हमने 2 एडजस्टमेंट की है। पहला है कि जो सैंडी डेटर्स 40,000, उसमें हमने न्यू आरडीडी माइनस कर दिया 2,000, रिजर्व फॉर डिस्काउंट है 1,140। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया ये मैंने अभी आपको बताया। अब हमारी टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में चली जाएगी। उसके बाद में फर्नीचर है 20,000 का, उस पर डिप्रिसिएशन हो गया। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने वो लिख दी। इन्वेस्टमेंट है लिख दिया। कैश इन हैंड है 7,000 का, वो लिख दिया। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है जो कि हमने कैलकुलेशन किया था, हमारे पास टोटल था 4,275, हमने उसको 3 से भाग दिया था, जो प्रीपेड बच गया था 2,850, इसको लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग रेंट आता है, फिर आता है इंश्योरेंस क्लेम। अभी यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखिए, आप एक कैटेगरी में सोचिए। अगर आपके पास 4-5 फिक्स एसेट्स है तो उसको पहले लिखिए, फिर करंट लिखिए, फिर लिक्विड लिखिए। यदि आपको वो नहीं समझ में आता है और ये अगर आप आपकी आदत में रखते हैं तो आपको भविष्य में बहुत अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझ में आएगा। इसीलिए आप एक अलग से चार्ट घर पे बनाइए कि ये फिक्स्ड है, ये करंट है और ये जो लिक्विड है ना, इस तरह से। उसके बाद में जो लायबिलिटी साइड है बहुत छोटी अमाउंट है। सबसे पहले हमारे पास में कैपिटल अकाउंट 90,000 और उसके बाद में वर्मा की है 60,000। दोनों में नेट प्रॉफिट जुड़ गया। न कोई ड्राइंग दिया हुआ है कि हम उसको अलग से उसमें मेंशन करते हैं, हम ड्राइंग को माइनस करते हैं, वो भी नहीं दिया है। इस तरह से हमने किसी तरह का कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है। नहीं तो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट से सिर्फ बैलेंस को उठा के यहाँ लिखते हैं, है ना। हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं दी है। अगर लॉस होता तो माइनस हो जाता, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो हम इसको लिख रहे हैं। अब उसके बाद में है इस साइड के लिए हमने ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। ट्रायल बैलेंस का कॉलम ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है सैलरी क्रेडिटर 30,000। ठीक है, नो एडजस्टमेंट, समटाइम देयर गिवन द प्रोविजंस, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट आप लोग जानते हैं करंट अकाउंट पे मिलने वाली एक फैसिलिटीज़ होती है। उसके बाद में हमारा कॉलम यहाँ क्लोज होता है। अब जब हमारा लायबिलिटीज़ कॉलम इक्वल विद द एसेट्स कॉलम, इट मीन्स हमने सही बनाया है ना। हमारा जो क्वेश्चन है वो टैली हो गया। यहीं से हमको पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही बन गया। तो दोनों साइड की कॉलम का जो टोटल है वो आ रहा है 2,37,410 और एसेट्स में भी उतना ही आएगा इक्वली। अगर आप इस क्वेश्चन को घर पर 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत सिंपल एडजस्टमेंट के साथ में बना हुआ क्वेश्चन है। अगर आपके पास में आपको लगता है कि हाँ मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो आपको एक ही बात करनी है, अपने जहाँ पर जो बात समझ में नहीं है उसमें राउंड करना है और मुझे एक मैसेज करना है। ठीक है, ओके।